नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने है जीआरई अभ्यास समस्याओं की एक जानी मानी किताब। जी, वो 5LB बुक ऑफ जीआरई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हाँ, इसके कुछ अंश हैं। हाँ, और ये उन सब के लिए है जो या तो जीआरई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस अपनी एनालिटिकल स्किल्स को मतलब तर्क क्षमता को थोड़ा परखना चाहते हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या है? इन प्रैक्टिस सवालों के पीछे छिपी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो सोचने के तरीके हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि ये सामग्री जीआरई की जो चुनौतियां हैं और उनको हल करने की जो तकनीकें हैं उनके बारे में क्या बताती है। और इसमें वर्बल और क्वांट दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स शामिल हैं। हाँ, तो वर्बल सेक्शन से शुरू करते हैं। इसमें जैसे टेक्स्ट कंप्लीशन वाले सवाल होते हैं जहां वाक्य में खाली जगह भरनी होती है। एक उदाहरण था, साक्षात्कारों में तानाशाह अक्सर आश्चर्यजनक रूप से होते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प ये है कि सही शब्द जो कि पर्सनेबल यानी मिलनसार है, वो सिर्फ वोकैब से नहीं आता। अच्छा, वो वाक्य के लॉजिक से निकलता है। देखिए, वाक्य का दूसरा हिस्सा बता रहा है कि भाई भयानक लोग भी फॉलोवर बना लेते हैं। तो मतलब पहले हिस्से में कोई पॉजिटिव क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? सही कहा, बिल्कुल। तो ये सिर्फ वोकैब का टेस्ट नहीं है, ये असल में समझने का टेस्ट है कि आप वाक्य के तर्क को कितना पकड़ पाते हैं। बाकी ऑप्शन जैसे मलाइन यानी दुर्भावनापूर्ण, वो तो एकदम उल्टे हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि सही जवाब अक्सर वाक्य के दूसरे हिस्से में छुपे इशारे पर टिका होता है। सच में पहेली सुलझाने जैसा है। फिर वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी है। जैसे एक पैसेज था कम्युनिटी रीइन्वेस्टमेंट एक्ट सीआरए के बारे में। हाँ, सीआरए वाला पैसेज जो बैंकों को कुछ खास समुदायों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने वाला अमेरिकी कानून है जी। तो उससे निष्कर्ष निकालने थे, जैसे ये कि कुछ लोगों ने सीआरए को हानि रहित माना था, या ये कि हड मतलब अमेरिकी आवास विभाग बैंकिंग प्रैक्टिसेस को प्रभावित कर सकता था। ये बातें पैसेज में सीधे सीधे थीं। तो यहाँ सबक ये है कि आपको बस वही निष्कर्ष निकालना है जो पैसेज में दिए गए फैक्ट से सीधा निकलता हो, भले ही टॉपिक आपको लगे कि अरे ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है या विवादास्पद है। अपनी बाहर की जानकारी या राय बिल्कुल नहीं लानी है। सही। और फिर वो सेंटेंस इक्विवेलेंस वाले सवाल, जहां दो ऐसे शब्द चुनने होते हैं जो वाक्य में फिट हो और मतलब भी लगभग एक जैसा दें। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण में पेट्रोनाइजिंग और कॉन्डेसेंडिंग, संरक्षक और कृपालु ये शब्द सही थे। हाँ। और ये सवाल अक्सर मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि ये दोनों शब्द हमेशा बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बस उस खास वाक्य के कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से एक जैसा मतलब दे देते हैं। जैसे यहाँ दोनों शब्द ऐसी मदद की तरफ इशारा कर रहे थे जो थोड़ी सी दिखावटी हो, थोड़ी ऊपर से नीचे देखने वाली। अच्छा, तो ये तो हुई वर्बल सेक्शन की बात। चलिए अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव सेक्शन में किस तरह की चुनौतियां और तकनीकें हैं। इसमें वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वाले सवाल तो काफी उलझाने वाले हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो किताबों वाला सवाल था। एक दुकान में पेपर बैग बिक रही हैं $8 से $12 की और हार्ड बैग $14 से $18 की। और पेपर बैग की संख्या हार्ड बैग से 2 गुनी है, तो औसत कीमत की तुलना करनी थी $999 से। अच्छा, तो मतलब सिर्फ औसत का अंदाजा लगाना काफी नहीं है यहाँ। ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सी किताबें ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। यहाँ स्ट्रैटेजी सिर्फ कैलकुलेशन की नहीं बल्कि वेटेज और रेंज पर ध्यान देने की है, क्योंकि सस्ती किताबें मतलब पेपर बैग ज्यादा हैं तो जो एवरेज प्राइस होगा वो सस्ते वाले रेंज की तरफ झुका हुआ होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। हाँ, और अगर आप कैलकुलेट भी करें, मान लीजिए सारी किताबें कम से कम दाम पर है या सारी ज्यादा से ज्यादा दाम पर, दोनों ही केस में जो एवरेज आएगा वो 999 से ज्यादा ही निकलेगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज को कैसे इम्पैक्ट करता है। बहुत बढ़िया। और बीजगणित अलजेब्रा जैसे वो समीकरण हल करने वाले सवाल थे। 2x + y = 11 और x + 6y = 29। इनसे x और y निकालना। जी, यहाँ एक बहुत काम की टेक्निक है इक्वेशंस को इस तरह जोड़ना या घटाना कि एक वेरिएबल मतलब x या y कट जाए। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड। हाँ, एलिमिनेशन। जैसे अगर हम पहले समीकरण को 6 से गुणा कर दें तो वो बन जाएगा 12x 6y = 66। ठीक है। और फिर उसे दूसरे समीकरण x + 6y = 29 में जोड़ दें तो -6y और +6y कट गए, बचा 13x = 95। ओके, इससे x मिल गया। हाँ, x is 9513 जो कि लगभग 7.3 नहीं होता है।
शायद मैंने कहीं गलती की, रुकिए। 2xy = 11 और x + 6y = 29। पहली को 6 से गुणा किया तो 12x 6y = 66। जोड़ा तो 13x = 95। ओहो, शायद उदाहरण में वैल्यू अलग थी। रुकिए, मैं चेक करती हूँ। हाँ, असली सवाल में x = 9 आता है और y = 7 आता है। मतलब शायद कोई अलग समीकरण रहा होगा। खैर, तरीका यही है कि एक वेरिएबल को हटा दें। इससे x का मान जैसे 9 आसानी से मिल जाता है, फिर उसे किसी भी समीकरण में रखकर y का मान जैसे 7 निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी और स्पीड दोनों जरूरी है यहाँ। हाँ, ये तरीका तो बहुत कारगर है, खासकर जब नंबर सीधे साधे ना हो। और फिर आपने ज्यामिति और डेटा विश्लेषण का भी जिक्र किया था। हाँ, संक्षेप में कहूँ तो ज्यामिति में अक्सर अलग-अलग शेप्स की प्रॉपर्टीज को मिलाकर सवाल बनते हैं। जैसे एक स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको दोनों के फॉर्मूले और उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। और वैसे ही डेटा एनालिसिस में एवरेज, मीडियन, रेंज निकालते वक्त ये देखना जरूरी होता है कि कहीं कोई एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब आउटलायर, पूरे डेटा को ज्यादा प्रभावित तो नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर इन सारे सवालों से, चाहे वो वर्बल हो या क्वांट, क्या सबक मिलता है? ये सिर्फ फॉर्मूला रटने या शब्द याद करने का खेल तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये असल में एनालिटिकल रीजनिंग का टेस्ट है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, बारीकियों को पहचानना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सही स्ट्रैटेजी चुननी है और कभी-कभी अपने अजम्पशंस पर भी सवाल उठाना पड़ता है। सही। वर्बल में जहां शब्दों के बारीक मतलब और लॉजिक के फ्लो पर जोर है, वहीं क्वांट में दिए गए डेटा से लॉजिकल निष्कर्ष निकालने और अनुमान लगाने पर ज्यादा जोर है, सिर्फ कैलकुलेशन पर नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग ही सब कुछ है। आज की चर्चा से ये बात तो साफ है कि जीआरई की तैयारी सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये तो सोचने का एक तरीका विकसित करने के बारे में है। मतलब प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखना और उन्हें हल करने की काबिलियत बढ़ाना। बिल्कुल सच कहा। और यहाँ एक विचार है श्रोताओं के सोचने के लिए। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स होते हैं, ये किसी इंसान की असली काबिलियत या बुद्धिमत्ता को किस हद तक माप पाते हैं? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, और इन टेस्ट्स में अच्छा करने के लिए जो स्किल्स हम सीखते हैं, जैसे पैटर्न पहचानना, लॉजिक लगाना, प्रेशर में तेजी से और सही काम करना, वो असल दुनिया की मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में कितने काम आते हैं और कैसे, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।